गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। जल्द से जल्द आइए, फिजिक्स का क्लास अब चालू होता है। चलिए चलिए क्लास को हम चालू करते हैं अब। कल लास्ट क्लास कहा हुआ था कि हम छोड़ के चले गए थे वो सोनू सर के क्लास की वजह से। आज वो फार्मूला को हम क्या करेंगे, सिद्ध करने वाले हैं, है ना। क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 5 नंबर में इससे पूछता है, इसलिए बने रहिए क्लास में। क्या था क्वेश्चन बाबू? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करे कि F बराबर R/2 होता है। यह फार्मूला जो है VVI लगा लीजिए, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रमाणित करने के लिए पूछेगा कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रमाणित करे कि F बराबर R/2 होता है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चित्र देना होगा। देखिए बाबू, इसका फिगर जो है सबसे पहले ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जब भी पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में। अगर प्रमाणित करने के लिए दे दिया जाए तो कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर के रहेगा, है ना। तो क्या है कि ये आपका फिगर हो गया। हेडिंग में क्या है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में बाहर का भाग जो होता है वह क्लय किया गया रहता है। हम पहले ही समझा चुके थे, बाहर का जो क्या होता है भाग वह क्लय किया हुआ रहता है, और अंदर का जो परावर्तक सतह रहता है वो क्या धंसा हुआ रहता है। यहाँ यह लाइन जो गुजारा गया है इसको क्या कहा गया है? प्रधान अक्ष। यह जो है आपको क्या है, x को मान लिए हैं, इसको क्या होगा? x डैश हो गया है। इस यहाँ पर क्या इसका नाम है? यानी P, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पोल, है ना। अब जो है आप देखिएगा कि एक गोला है, आप जानते होंगे कि यह खोखले गोले जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर क्या रहता है? इसका सेंटर रहता है ना। आप मैथ में पढ़े होंगे, यहाँ पर क्या रहता है? सेंटर। तो समझिए कि यह क्या है, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? ये गोला ही बनेगा। इसलिए इसका अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, इसका C, यानी C मतलब वक्रता केंद्र। इसको क्या कहते हैं बाबू? यानी C जो है, C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है। और जो है उसके बाद इसको में एक और रहता है क्या? फोकस रहता है कि नहीं? यानी F जो रहता है आपको क्या है? यानी फोकस। तो फोकस का रहेगा यानी वक्रता केंद्र, और समझिए कि ध्रुव के क्या रहेगा? ठीक अंदर ही रहेगा, बीचों बीच रहेगा। यानी बीचों बीच नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर में ही रहेगा। अब जो है से क्या करते हैं कि यहां से एक रे को गुजारा गया है, जो परावर्तन के बाद
क्या है कि यहाँ से एक रे गुजारा गया है जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? एफ से होकर गुजरती है। फिर हम क्या करते हैं, सी से, चलिए इसका नाम देते हैं ए बी, एक किरण गुजारा है ना। क्या है कि ए बी एक किरण गुजारा जो क्या है कि एफ से होते हुए परावर्तित होती है। और हमने क्या किया कि सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से क्या किया, हमने अभिलंब डाला। पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन में, हम पढ़ाए होंगे कि क्या है कि आपको यह इस प्रकार के दर्पण हो जाएगा, यहाँ से जब आएगा उसके बाद यहाँ से परावर्तित होगा और इसको में क्या डाले थे हम, अभिलंब डाले थे, है ना। तो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ अभिलंब डाले। तो यह क्या हो गया बाबू, आपको प्रकाश का परावर्तन हो गया ना। तो इस नियम को दर्शाता है, यानी इसको मैं बताता था पहला नियम, इसको कहते हैं क्या, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण के हम क्या से डिनोट करते हैं, आई से। उसके बाद देखेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यह चित्र जो है से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप इस बात को जानते होंगे, चिन्ह प्रपाटी में आगे पढ़िएगा, चिन्ह प्रपाटी में पढ़ने को मिलेगा कि एफ और पी के दूरी को क्या कहते हैं। यानी एफ और पी के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यानी फोकस कहते हैं, है ना। फोकस दूरी क्या कहते हैं बाबू, फोकस दूरी कहते हैं। यानी पी मतलब होता है ध्रुव, या जिसको हम क्या से करते हैं, छोटी एफ से डिनोट करेंगे। उसके बाद है यानी वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं रेडियस, यानी आर से डिनोट करेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया। चलिए यानी इसके कहने का मतलब है कि यहां से यहां अगर इसको हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस से तो क्या होगा, यानी इसको छोटी एफ कह सकते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए अगर सी से और पी की दूरी अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे बाबू, इसको क्या कहेंगे, यानी आर कहेंगे। यह चित्र जो है इसे पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, तभी आपको फार्मूला सिद्ध होगा। अब किसी भी फार्मूला को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि 5 नंबर के है तो सबसे पहले इसको क्या देना होगा, विशेष प्रतिज्ञा। क्या देना होगा बाबू, विशेष प्रतिज्ञा। देखते हैं विशेष प्रतिज्ञा क्या कहता है। विशेष प्रतिज्ञा क्या कहता है कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है, जो किरण एक किरण जो है से ए बी गुजारा गया है, जो एफ से होते हुए परावर्तित होती है। एफ से होते हुए क्या होता है, परावर्तित होती है ना। यहाँ से किरण जो है से दर्पण पर क्या किया गया है, गुजारा गया है, और जैसे यहाँ टकराता है, टकराने के बाद जो है से क्या है, एफ से होते हुए गुजरता है। फिर का इसको में किया गया है कि सी से, यानी रचना में थोड़ा सा काम किया गया है कि सी से ए बी को सी बी को क्या किया, मिलाया गया है। तो सब देखिए हम विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं, माना कि ए बी, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तथा ए बी एक किरण गुजारा गया है, ए बी एक किरण गुजारा गया है, गुजारा गया है, जो प्रधान अक्ष के
प्रधान अक्ष के समानांतर है। प्रधान अक्ष के क्या है बाबू? समानांतर है। प्रधान अक्ष के क्या है? समानांतर है। यह AB जो रेखा है वह किसके समानांतर है? यह प्रधान अक्ष के, यानी इस लाइन को जो आपको x x डैश दिया गया है वो आपका क्या है? प्रधान अक्ष है। उसके बाद थोड़ा सा इसको में काम हुआ है रचना। रचना क्या कहता है कि वक्रता केंद्र या बिंदु C से CB को मिलाया। CB को मिलाया। यह आपका क्या हो गया? विशेष प्रतिक्रिया। थोड़ा सा क्या हुआ है इसको में? रचना हुआ है। अब जो है इसका प्रमाण जो है से आपको सामने आएगा, सिद्ध होगा। ध्यान से देखिए। थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर लेके चले जाते हैं। देखिए क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इस यानी क्या हो जाएगा? कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। कोण I बराबर कोण क्या होगा बाबू? R होगा। प्रकाश के परावर्तन के ही नियम बताता है पहला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब जो दिया हुआ है आपको, इस सभी कोण का हम नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? कोण I का नाम आखिर क्या है? तो लिखा हुआ है यहाँ A, B और C इक्वल टू एंगल, क्या इसका क्या नाम है? CBF है ना। क्या दिया हुआ है? CBF है ना। यहां तक हो गया। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपको बताया गया पहले ही विशेष प्रतिज्ञा में कि AB जो है x x डैश को क्या है? समानांतर है, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर है। प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो आप जानते हैं कि जब कोई रेखा, मैथ में पढ़ चुके होंगे कि जब दो रेखा समानांतर होता है और तीसरी कोई उसे क्या प्रतिच्छेद करता है तो उसके द्वारा बना कोण यानी एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये ध्यान से देखिए, यह जो है से आपको एक रेखा गुजारा गया है, ये भी एक क्या है? रेखा है। इसको जो है से क्या है? एक प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह कोण यानी ABC और BCF या BCP, यह कोण जो है से आपस में क्या होगा बाबू? बराबर होगा। यानी इसका वैल्यू I है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? I ही होगा। तो क्या होगा बाबू? इसको यानी लिखेंगे कि चूंकि AB समानांतर x x डैश है तथा क्या है, यानी BC उन्हें प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। BC उन्हें क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ABC बराबर क्या होगा? BCF, यानी होगा BCF। कैसे बराबर हुआ? तो आपको कोष्ठ में लिख देना है कि एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से बराबर हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए दोनों का LHS जो है इस बराबर है। तो इस स्थिति में RHS भी क्या हो जाएगा? आपको बराबर हो जाएगा। RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रॉल करके हम थोड़ा ऊपर करते हैं।
क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 5 नंबर में पूछता है, कोई 2 नंबर का ये नहीं है। मेरा तो फिगर ही नीचे चला जाएगा। चलिए देखिए, तो क्या था कि LHS जो था आपको क्या था, बराबर था। हम छोटा सा यहाँ फिगर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपकी आंखों के सामने रहे और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा एक फिगर। यहाँ से इस तरह के था, यहाँ से क्या है, किरण गुजारा गया था, जो क्या है बाबू C से होकर गुजरा था, सॉरी F से होकर गुजरा था। यहाँ क्या था, C था, जो क्या है यहाँ से अभिलंब था। इसका नाम क्या था बाबू, A, इसका नाम था B। बस इतना ही हमको बहुत काम दे देगा। I था, ER था। तो इसको में क्या मिला था कि यह कोण जो है, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दोनों का LHS जो था से बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में हम देखे थे कि RHS एंगल और E एंगल जो है से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, क्या कहता है, एंगल यानी BCF, BCF लिख देते हैं, BCF बराबर, BCF बराबर क्या हो जाएगा, यानी CBF हो जाएगा, एंगल CBF हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यह क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इसको गौर से देखा जाए तो ये क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है, वो भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज कह दिए, क्योंकि जब दो कोण बराबर हो जाता है, आप जानते होंगे मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में कि जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो इसका मतलब दो भुजा भी बराबर होता है। और जब दो भुजा बराबर रहता है तो कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु मतलब दो को क्या रहेगा, भुजा बराबर रहेगा, तो इसका मतलब दो को कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण दिया हुआ है बराबर, तो कोण दिया हुआ है बराबर, तो हम कह सकते हैं क्या कि ठीक इसके सामने वाले, इस एंगल के सामने वाला साइड बराबर होता है। तो देखिए यह कोण C के सामने वाली भुजा कौन है, यानी FB है। क्या है, FB, F और B अब बराबर, उसके बाद जो है यानी B के सामने वाला जो है, यानी CBF के सामने वाला भुजा है CF। क्या है बाबू, CF है। चलिए CF हम लिख दिए, इसको हम इक्वेशन मान सकते हैं, नेक्स्ट थर्ड मान लेते हैं। उसके बाद अब यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको पता चल गया कि यह साइड और यह साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब क्या होगा, देखना होगा कि यदि B बिंदु जो है P के बहुत निकट होता, यह द्वारका के नियम से है कि यदि B बिंदु P के निकट होता है ना, क्या होता है कि B बिंदु जो है से अगर P पर चला आता तो यह इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होता, ऐसा कल्पना किया जाता है, समझ गए ना, होता ही है। आप बस बहुत बड़े बड़े लेकर चित्र देखिएगा तो ऐसा लगता है कि एकदम सीधे यह लाइन जो है, यह पॉइंट जो है ठीक इसके पर आ गया। तो क्या है कि यहां दिया गया है कि यदि B बिंदु P पर होता तो क्या मिलता हमें कि यानी कहने का मतलब कि FB बराबर यानी PF हो जाता। यदि क्या है कि अगर B बिंदु जो है P पर होता, B बिंदु जो है से कहाँ होता, P पर होता, तो क्या हो सकता था यहाँ कि BF जो है वह क्या होगा, PF के बराबर होगा। अब यहां से आप इक्वेशन मान सकते हैं 4। इक्वेशन कितना मान सकते हैं, 4। अब ध्यान से देखिए, इसको में भी क्या है, FB और इसको में भी FB है ना, दोनों का LHS जो है से क्या है, बराबर है, FB और FB। तो इसके इस स्थिति में क्या होगा, आपका RHS भी बराबर हो जाएगा, है ना, क्या होगा, RHS बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, यानी समीकरण थर्ड तथा समीकरण की थर्ड तथा कितना से, यानी फोर्थ से हम क्या पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या हो सकता है बाबू, यानी CF बराबर PF। CF बराबर क्या होगा बाबू,
पीएफ होगा। अब यहां से देखते हैं क्या कि सीएफ और पीएफ है क्या। सीएफ और पीएफ है क्या, हम पहले ही बता चुके थे कि अगर पी और
चलिए, आवाज क्लियर जा रहा है? बताइए, आवाज अब क्लियर जा रहा है? चलिए बाबू, यह आगे बढ़ते हैं। ये क्या गया जी? अब जो है से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्या? आवर्धन। क्या पढ़ेंगे बाबू? आवर्धन पढ़ेंगे। अब बच गया क्या? आवर्धन बच गया। एक और बच गया दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, है ना? वो दर्पण सूत्र भी सिद्ध होगा। अब क्या देखना है? आवर्धन। आवर्धन क्या है? यानी आवर्धन कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसको पढ़ना है। आवर्धन क्या कहता है कि प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। यानी क्या बोलता है बाबू? देखिए ध्यान से कि प्रतिबिंब के ऊंचाई किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को उस वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। क्या कहा बाबू? कि किसी वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब और उस वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहें, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन को जो है हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? एम से। यानी इसे एम से सूचित किया जाता है। एम से सूचित किया जाता है। एम से सूचित किया जाता है। तो आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला जो है से आपको कहां से निकलेगा? इस परिभाषा से ही। तो क्या है देखते हैं क्या कहता है? आवर्धन बराबर, यानी कह सकते हैं हम एम बराबर कह सकते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी एच डैश बाई एच। अब यहां पर एच क्या है? H1 क्या है या एच डैश क्या है? तो जहां एच डैश कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच जो है आपको क्या कह सकते हैं? यानी वस्तु के ऊंचाई, वस्तु के ऊंचाई। एच को क्या कहेंगे? वस्तु की ऊंचाई। और इसके बराबर जब एम बराबर इतना होता है, और एक एम का फॉर्मूला और होता है माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। अब दोनों का हम अगर मान लिया जाए कि अगर बस या यू क्या है, अब यहां पर यू भी बता देते हैं। यू जो है यह प्रतिबिंब की दूरी है,
यानी प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी यू जो है वस्तु की दूरी। ये आपको बहुत काम देगा न्यूमेरिकल में, वस्तु की दूरी। जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ये फार्मूला बहुत यूज होगा, इसको ध्यान से देखिए। अब एम एम जो है एम का फार्मूला ये भी होता है कि H1/H, या इसको एम बराबर भी और फार्मूला होता है -V बटा क्या होता है यू होता है। अब हम दोनों LHS कह सकते हैं बराबर, इस तरह क्या होगा RHS भी बराबर होगा ना। एम एम दोनों बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि -V बटा यू बराबर H'/H। अब यहां से एक और फार्मूला निकला ना। अब क्या है, यहां से आपको वस्तु दूरी दे देगा, अब प्रतिबिंब दूरी दे देगा, और उसके बाद वस्तु की ऊंचाई दे देगा, तो बोलेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है। तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये कहने को 4 एकरा में वर्ड दिया हुआ है, 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड को हटा देगा, बाकी 3 को दे देगा, है ना। तो उस 3 को दे देगा, तो इस फार्मूला की मदद से क्या करेंगे, हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। आवर्धन जो है इसको आखिर पढ़ना क्यों जरूरी है, इससे पता चलता है कि आप इसी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा मतलब कि फिगर जो है अगर न्यूमेरिकल दे देगा तो यह पूछेगा कि उत्तल है कि अवतल है, आपको पूछेगा। तो इसका चिन्ह प्रपाटी पर भी हम चलते हैं। इतना क्लियर हुआ क्लास? क्लास क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं इसको। नोट पॉइंट में कुछ लिखवाना है, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नोट में आप नोट करिएगा, नोट बनाकर कि जब क्या रहेगा कि जब m का मान निरात्मक हो, जब m का मान जो है ऋणात्मक रहेगा, जब m बोले था आवर्धन, यानी जब m का मान क्या रहेगा ऋणात्मक हो, जब m का मान ऋणात्मक हो तो जब m का मान ऋणात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो देखते हैं कि जब ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा बाबू, वह हमेशा क्या रहेगा वास्तविक रहेगा। क्या रहेगा, यानी प्रतिबिंब जो रहेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति रहेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और क्या रहेगा उल्टा रहेगा। यहां से भी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन निकलता है कि जब m का मान ऋणात्मक हो, जब m का मान क्या रहेगा निगेटिव रहेगा, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ऑप्शन में दे रहेगा वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक सीधा। तो इस तरह ऑप्शन हम देख कर लगा सकते हैं। यहां से आपको यह इसका मेन आंसर है कि वास्तविक और क्या होता है उल्टा होता है। दूसरा नोट में क्या कहता है, दूसरी नोट पॉइंट में कि जब m का मान क्या रहेगा धनात्मक रहेगा, जब m का मान क्या रहेगा बाबू धनात्मक रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक और सीधा होगा। क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा बाबू, प्रतिबिंब
काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा होगा। कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। जब क्या रहेगा, m का मान जो है से धनात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब का अगर प्रकृति देखा जाए तो काल्पनिक होगा और कैसा होगा? सीधा होगा। इतना याद कर लीजिएगा 100 बात की एक बात कि अगर वास्तविक रहेगा तो इसका मतलब उल्टा है, अगर उल्टा रहेगा तो इसका मतलब वास्तविक है। समझ गए ना? अब अगर काल्पनिक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वो सीधा रहेगा। अब अगर दे दिया जाए कि जब क्या है कि वस्तु क्या है, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो इसका मतलब वह कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा या काल्पनिक? या कैसा रहेगा? काल्पनिक रहेगा। ये था इसका क्या मेन नोट पॉइंट था, दोनों को नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है क्यों कौन चीज कहाँ रहता है तो क्या होगा। एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह एक अवतल दर्पण है। अब क्या है कि यहां से हम गुजार रहे हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं बाबू? प्रधान अक्ष कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एक्स और एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश। यहां पर जो बिंदु रहता है, पॉइंट रहता है, उसको क्या कहते हैं? यानी ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पोल। क्या कहेंगे? पोल। उसके बाद अब आप पहले ही देख चुके हैं कि यहां पर जो रहेगा आपका क्या रहेगा बाबू? सी रहेगा। यहां पर जो पॉइंट रहेगा एफ रहेगा। क्या रहेगा? यानी फोकस रहेगा। उसके बाद यहां जो रहेगा आपको सेंटर रहेगा, यानी वक्रता केंद्र रहेगा। अब यहां से देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अनंत और सी के बीच में कोई वस्तु को रखा जाता है, अनंत और सी के बीच में कोई वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहीं पर मान लेके बनता है। इसका स्थिति जो है से 6 गो है ना? कहाँ कहाँ कोई किस वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लिया जाए कि यह कैस नीचे बन रहा है, नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है ना? जिसका हम नाम लिख दिए हैं ए और बी, ए और बी। तो यह उल्टा बन रहा है तो क्या बनेगा? यानी ए डैश बी डैश कह देते हैं, ए डैश बी डैश कह देते हैं। अब ए जो रहेगा आपको क्या है? डिस्टेंस दोनों सभी का देख लीजिए कि यहां से यहां की दूरी को क्या कहते हैं? यानी छोटी एफ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और यह यहां पर प्रतिबिंब बना, यहां पर आपको क्या है? ध्रुव है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? यानी प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगा। आप प्रतिबिंब की दूरी को क्या से डिनोट करते हैं? भी से। यह क्या है? प्रतिबिंब है। यह आपको अगर यहां देखा जाए तो क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन रहा है। और यह जो है से क्या है? वस्तु है। तो यहां से यानी प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते थे? यानी भी से। अब यहां पर क्या है? सी बिंदु एक है और यहां पर पी है, ध्रुव है। अब यहां से दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए टोटल तो क्या कहलाएगा? यानी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? आर से। और यहां से जो आपको दिया हुआ है, यानी वस्तु यहां पर एक रखा हुआ है पॉइंट बी पर, और पोल जो है यहां से अगर डिस्टेंस दोनों को मापेंगे तो क्या होगा? इसको हम वस्तु दूरी कहेंगे। यानी यहां से यहां तक, यहां नहीं समझिए बल्कि यहां समझिए। तो इसका डिस्टेंस हम क्या कहेंगे? यानी यू कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? यू कहेंगे। यू मतलब वस्तु दूरी। यह आपको बहुत जानना जरूरी है कि किस पॉइंट जो है से कहां गुजरेगा तो क्या कहलाएगा। तभी आप क्या है न्यूमेरिकल में
आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा बचा है, आगे बढ़ते हैं। यहां क्लियर हुआ इतना कि एफ से पी के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और ए डैश पी के दूरी बीच के दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। उसके बाद सी और पी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और बी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वस्तु दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत है? कमेंट सभी को पढ़ेंगे, पहले पढ़ा देने दीजिए थोड़ा। चलिए बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट है, आपको एक दने लेते हैं हम उत्तल दर्पण, एक क्या लेते हैं, अवतल दर्पण। दोनों में समझिएगा ध्यान से। अगर मान लिया जाए कि हम यहां लेते हैं क्या, अवतल दर्पण, यह इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाते समय आपको तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां जो है से आपको क्या है, यह जो आपका दिया हुआ है क्या, अवतल ले लिए हैं, अवतल। यह क्या है बाबू, उत्तल है। उत्तल मतलब परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, उठल होना चाहिए। उत्तल, इसका में कहां रहेगा, क्लय किया गया तो अंदर। चलिए इसका नामकरण देते हैं। इसको हम मान लें कि एम और इसको एन कहते हैं, ये भी एम और इसको क्या कहेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, यह बहुत काम की बातें है कि अगर इसको में क्या देखना है कि सिर्फ एच के छोड़ाकर एच जो एकरा में सिर्फ रहता है वह क्या रहेगा, आपको पॉजिटिव रहेगा। एच मतलब समझ रहे ना, क्या है कि वस्तु के ऊंचाई। एच मतलब क्या है कि वस्तु की ऊंचाई। एच जो रहेगा बाबू सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। एच जो रहेगा से क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो बचेगा यानी भी, यू, एफ, आर, वो जो बचेगा आपको क्या होगा, निगेटिव रहेगा। यानी सीधा लिख देते हैं कि बाकी जो बचा है ना, बाकी जो रहेगा, बाकी सब जो रहेगा क्या रहेगा बाबू, बाकी सब क्या रहेगा, पॉजिटिव रहे, अति निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि जब भी अभी न्यूमेरिकल आएगा तो वहां आपको प्रॉब्लम होने लगता है कि एफ जो है से प्लस है, माइनस है, क्या रखें। अगर आप साइन को उल्टा रख देते हैं तो आपका वैल्यू जो है से आपको क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इसको जानने के लिए आप इसको थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझिए कि क्या है कि जब अवतल दर्पण रहेगा, क्या है, अवतल दर्पण रहेगा तो एच के छोड़ाकर सभी चीज जो रहेगा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ऐसा क्यों होता है हम इसको भी बताएंगे, प्रूफ करेंगे। इसको में भी क्या रहता है बाबू, अब देखते हैं उत्तल दर्पण में कि एकरा में यू के छोड़ाकर, यानी यू बोले तो क्या, यानी वस्तु दूरी। यू जो रहता है सिर्फ निगेटिव रहता है, यू क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। बाकी जो रहेगा, बाकी जो बचेगा, बाकी सब एच हो गया, क्या हो गया, एच हो गया, एच डैश हो गया, यू हो गया, भी हो गया, भी यू नहीं, भी हो गया, क्या होगा, आर हो गया, एफ हो गया, वो सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे बाबू, पॉजिटिव रहेंगे। सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा आखिर क्यों हुआ, क्यों का है, तो आप जानते हैं, आप मैथ में पढ़ चुके हैं आज के बारे में, तो उसको दिखा देते हैं हम। चलिए यहां हम क्या लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर प्लस और माइनस क्यों हुआ, है ना। ग्राफ के माध्यम से समझिए कि आपको अगर ऊपर में देखा जाए, इसको हम कहते हैं एक्स एक्स डैश, इसको क्या कहते हैं वाई और वाई डैश कह सकते हैं। इसका क्या है कि ओ पॉइंट है, यानी मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या इस साइड देखते हैं, तो अगर इस साइड आएंगे तो कैसा रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। तो इस साइड जैसे ही आएगा बाबू तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा।
हम एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, अभी अभी ऊपर नीचे हम नहीं गए हैं। उसके बाद अगर इस साइड जाएंगे तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। उसी तरह यानी ओ बिंदु से अगर क्या है कि नीचे की ओर आएंगे यानी नीचे की ओर जाएंगे तो भी क्या होगा बाबू, माइनस होगा। और जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा बाबू, प्लस होगा। तो आपको ध्यान से देखिए, यह जो है से क्या बनाया गया है, एक गोला है यानी समझ गोलीय दर्पण है। यहां से आपको क्या है कि इस तरह हम बना दिए ग्राफ। अब यहां पर जो इस भाग जो है से मान लिया जाए कलय किया गया है। क्या किया गया है, कलय किया गया है। क्या किया गया है, कलय किया गया है। अब यहां पर आपको मान लिया कि इसका मूल पॉइंट हो गया ना। तो इस साइड जितना भी आता है बायां साइड हमेशा जो रहता है वो क्या रहेगा, सेंटर हो गया कि नहीं, सेंटर हो गया। अब सेंटर के इस साइड जितना भी रहेगा तो क्या होगा, सभी माइनस रहेगा। इसीलिए एकरा में क्या होता है कि माइनस रहता है, यानी सिर्फ एच को छोड़ा कर, क्योंकि वस्तु जो है हमेशा कने रखाएगा, हमेशा वस्तु रखाता है इस साइड। वस्तु कहाँ रखाएगा, इस साइड रखाएगा। अब बाकी प्रतिबिंब जो बनेगा, आप यहां से गुजारेगा यहाँ से किरण को, तो किरण को गुजारेगा तो क्या करेगा, यहाँ तो पार करके नहीं चला जाएगा प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पीछे जो है से क्या है, कलय किया गया है। तो यह क्या होगा, आपको इस तरह आपको रिफ्लेक्स करेगा ऊपर की ओर, और यह आभासी एहसास होगा कि पीछे की ओर क्या है, जा रहा है। जब यहां से कोई देखेगा तो कहेगा कि यह रेखा जो है से कहा है, सीधा इस तरह आया है, यानी दर्पण के पीछे बना। तो दर्पण के पीछे बना तो इसका मतलब क्या बना, यानी सभी चीज जो है से क्या है कि सिर्फ इसको छोड़ा कर क्या रहेगा, आपको निगेटिव, यानी सब उस साइड बन रहा है, पीछे बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका पूरी तरह से प्रकाश का प्रवर्तन जो है क्लास समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा देखना है। समझा देते हैं। चलिए देखिए इसको, इस चीज को देखा जाए। देखिए ध्यान से, यह जो दिया गया है आपको पॉइंट, यह अवतल दर्पण का है। किसका है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के दिया गया है किसका दिया हुआ है, अवतल दर्पण का। इसको मैं क्या कहता है, इससे आपको 1 से 2 नंबर जरूरी आएगा। आपको क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा। तो देखिए ध्यान से, आपको याद करना होगा कि किस वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो इसका प्रकृति जो है से कैसा रहेगा। पहला पॉइंट कहता है बाबू, पहला पॉइंट कि जब वस्तु को क्या रहे, कहाँ रखेगा, अनंत पर रखेगा। जब वस्तु को कहाँ रखेगा, अनंत पर रखेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है से कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वह कैसा रहेगा, तो वह वास्तविक और उल्टा रहेगा। वास्तविक और क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो और क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, यानी वस्तु के आकार के बहुत क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसके अपेक्षा जो है वस्तु थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब क्या रहेगा, छोटा रहेगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब वस्तु को हम सी पर रखेंगे, हाँ इसको पर समझेगा, परे नहीं बल्कि पर, यानी जब वस्तु को क्या रखेंगे हम, सी पर, यानी सी के थोड़ा मतलब कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दर्पण है, क्या है, दर्पण है। अब यहाँ पर आपको क्या है, एफ है, यहाँ पर आपको सी है। यहाँ तो पहले रखा गया था कि अनंत से वस्तु आ रही है, अति क्या है कि वस्तु अनंत पर रखा गया है, यह आपको अनंत हो गया, अनंत पर रखा गया। अब भी कह रहा है कि वस्तु को जो है से कहाँ रखा गया है, सी के थोड़ा बाहर, सी के थोड़ा परे मतलब बाहर, सी के बाहर रखा गया है। जब क्या है, वस्तु को सी के बाहर थोड़ा रखा गया है इस साइड, तो कहाँ प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा। जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ इसका बनेगा बाबू, एफ और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। कैसा रहेगा बाबू, छोटा रहेगा। छोटा इस तरह रहेगा, यानी
आपको समझे कि एक पॉइंट के बराबर बनेगा। उसके बाद जब छोटा रहेगा तो क्या रहेगा बाबू, वास्तविक है, और क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। क्या रहेगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनता है। जब वस्तु को क्या है कि जब सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो सी पर ही बनेगा। जब वस्तु को कहां रखा जाए, सी पर, तो उसका प्रतिबिंब जो है से कहां बनेगा बाबू, सी पर ही बनेगा। कहां बनेगा, सी पर बनेगा। यह जो है सी पर यहां से ऐसे करके गुजरेगा, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जब वस्तु जो है से क्या है, कहां बनेगा, आपको सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। क्या बनेगा बाबू, आपको सी पर ही बनेगा। यहां से जाएगा ऐसे, कहा कि दोनों मिल रहा है। देखो प्रतिबिंब, ये वस्तु हो गया, ये नीचे हो गया, से क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो कहां बनता है, सी पर ही बनता है। कैसा बनेगा, समान बनेगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। तो क्या रहेगा, समान रहेगा और वास्तविक और उल्टा रहेगा। क्यों, क्योंकि यह हमेशा नीचे बनता है और उल्टा बनता है तो वास्तविक रहवे करता है। उसके बाद कहता है 4 कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो क्या होगा बाबू, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो क्या होगा, यह आपको यहाँ है एफ हो गया या क्या हो गया, सी हो गया। जब वस्तु को सी और एफ के बीच में पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है क्या रहेगा, सी से थोड़ा बाहर बनता है। कहाँ बनता है, बाहर बनता है। वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। और कैसा रहेगा बाबू, इसका वास्तविक और उल्टा रहेगा। चौथा पॉइंट कहता है कि जब वस्तु को एफ पर रखेगा, कहाँ रखता है, जब वस्तु को एफ पर रखता जी। आपको इतना ध्यान से देख रहे होंगे कि जब अनंत पर वस्तु रखा गया था तो क्या छोटा बना था, जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो हल्का छोटा बना। और जैसे जैसे हम क्या इस साइड जा रहे हैं तो वस्तु का आकार जो है से बढ़ते चल जा रहा है। तो यह याद कर लीजिएगा कि अनंत से और पी के की ओर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे जो है उसका क्या है कि आपका प्रतिबिंब जो है से क्या होते रहेगा, बढ़ते चला जाएगा। यानी आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी बढ़ेगा। क्या है, अनंत से आगे की ओर ऐसे बढ़ते बढ़ते पी की ओर जा रहा है तो वस्तु क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, कि सी पर रखेंगे तो क्या है, उसका वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पर। और जब अनंत पर बनेगा तो इसका कोई सीमित नहीं है, लंबाई नहीं, तो क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। जब और फिर क्या रहेगा, आपको वास्तविक और उल्टा रहेगा। उसके बाद जो है एक लास्ट पॉइंट जो है कि जब वस्तु को P और F के बीच रहेगा, P और F के बीच रहेगा, यहाँ रहेगा आपको P और F के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे जा रहा है दर्पण के बगल में तो प्रतिबिंब क्या रहेगा, वह प्रतिबिंब जाके बाहर कर देगा पीछे। यानी कहाँ बनेगा, आपको दर्पण के पीछे बनेगा। वो कैसा बने, वर्धित बड़ा, मतलब बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा विशाल कह सकते हैं। और क्या रहेगा बाबू, आभासी और सीधा रहेगा। क्योंकि दर्पण के जब बाहर बन रहा है तो दर्पण के बाहर बनेगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो एकरा में आपको क्या पता चलता है कि अवतल दर्पण में सभी स्थान पर जो है से वास्तविक 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 उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा, लेकिन एक स्थान पर रखा गया है, कहाँ, P और F के बीच पर रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब जो है से दर्पण के पीछे बना, बहुत बड़ा बना और आभासी और सीधा बना। यह एक पॉइंट आपको नजर आता है। तो इस ऐसा ही पॉइंट से आपको क्वेश्चन एराइज होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। तो कहाँ रखा जाता है बाबू, P और F के बीच, P और F के बीच। चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्लास अब ज्यादा नहीं देर तक चलेगा, बस 10 मिनट तक लाओ चलेगा। कुछ कुछ न्यूमेरिकल जो है से फार्मूला सिद्ध किए हैं, उसके प्रयोग से क्या करते हैं, आपको प्रॉब्लम को हम दूर कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब जो है से एक आध
फार्मूला को हम सिद्ध कर ही लिए हैं, तो अब न्यूमेरिकल के थोड़ा हम बनाकर देखते हैं क्या न्यूमेरिकल कहता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक 5 को क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो, आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो प्रकाश के आप देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या देखे होंगे कि पहला नियम क्या बताता है। पहला नियम यही ना बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है बराबर होता है। तो यहां बता रहा है क्वेश्चन में कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, आपतन कोण का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। यानी हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R जानते हैं। तो आपको यहाँ पर I का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कोण R बोले तो क्या हो गया, परावर्तन कोण। R का वैल्यू जो हो गया से आपको 60 डिग्री हो गया। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, आप देख कर ही बता दीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। दूसरा कहता है क्वेश्चन कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कहता है कि 40 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण यानी एफ का वैल्यू कितना है, आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि वक्रता त्रिज्या निकाले, यानी आर का वैल्यू जो कहता है कि वाट, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने सिद्ध करके फॉर्मूला दिखाया कि एफ बराबर R/2। इस तरह आपको क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। इस सबसे समझिए कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो एफ बराबर जो है आपको फॉर्मूला हम सिद्ध किए कि R/ कितना होता है बाबू, 2 होता है। एफ बराबर R/2। अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं यानी 2F बराबर R कह सकते हैं ना। तो R का वैल्यू जो होगा क्या होगा, यानी 2 गुने, आप बताइए कि F का वैल्यू कितना है, 40 है। तो होगा R का वैल्यू जो होगा 40 दूनी 80 सेंटीमीटर, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर। तो यह आपका बन गया सेकेंड क्वेश्चन। अब जो है से क्या है कि एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन हम होमवर्क में छोड़ देते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो हम खुद सोल्यूशन करेंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चन जो है से आपके लिए। चलिए देखिए यह क्या कहता है, 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर कहता है बाबू कि किसी समतल दर्पण में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है से 100 डिग्री है। क्या कहता है कि किसी असमतल दर्पण में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 100 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपको हम 2 मिनट समय देते हैं, आप इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए, लगता है कि दिक्कत हो रहा है देखने में, है ना। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, अब दिख रहा है ना। इसका वैल्यू बताइए क्या होगा बाबू, कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपके सामने ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में आपको दिया जाता है 100 डिग्री, बी में रहेगा आपको 50 डिग्री, सी में रहेगा आपको 50 डिग्री हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं 80 डिग्री, और डी में कह सकते हैं नन ऑफ दीज। चलिए इसका वैल्यू बताइए कितना होगा इसका मान। क्वेश्चन नंबर 5 ये कि किसी समतल दर्पण में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण आपको दिया हुआ है
100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है, तो कहता है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्या कहता है कि यह एक क्या है बाबू, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ही बनेगा कि आपतित किरण हो गया और रिफ्लेक्स होकर बाहर जा रहा है। उसके बाद यहाँ क्या होगा आपको, एक क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी समतल दर्पण में, तो यह 10 समतल दर्पण हो गया आपको, किसी समतल दर्पण में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण दिया हुआ है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण ये हो गया, आपतित किरण ये हो गया, ये दोनों का बीच का कोण जो दिया हुआ है से आपको कितना, यानी 100 डिग्री। चलिए इसको नाम लेते हैं ए ओ बी, यानी एक कोण ए ओ बी का वैल्यू देले है कितना, 100 डिग्री। तो आप इस बात को जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो क्या होता, अगर हम किसी में से एक का वैल्यू हम x मान लिए तो दूसरा भी वैल्यू क्या हो जाएगा, x होगा। तो हम कह सकते हैं ना x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा कितना, 100। उसके बाद x बराबर जो होगा 100/2, अब कटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर कितना, बी हो जाता है। चलिए आज की क्लास जो है इतना ही रहता है। अगला क्लास जो है होगा कल से